आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम आज बच्चों आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट आप बच्चों को YouTube के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। उनमें आपके कितने नंबर बताने बने हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छी प्रकार से समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे साथ चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहना। ऐसे ही हम आप बच्चों को जब तक आपका पेपर होगा उससे पहले 20 से 25 मॉक टेस्ट आपको YouTube के ऊपर फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके अंदर हमारे टेक्निकल WCS के 70 क्वेश्चन, 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन और 20 हरियाणा जीके, जिसके साथ हम आपको इंडिया जीके भी करवाएंगे। तो आप बच्चों के लिए लेकर आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना मॉक टेस्ट नंबर है 4, स्पेशल है ALM और एसए के लिए जो हरियाणा के अंदर भर्ती होगी उसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो शुरू करते हैं। सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए ओवरहेड लाइन में कौन सा ज्वाइंट लगाया जाता है? सर्विस लाइन में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए हमारे पास ये ओवरहेड लाइन है। इसमें हमने क्या करना है? विद्युत ऊर्जा को टेप करना है। किसको करना है? विद्युत ऊर्जा को टेप करना है। तो इसके लिए कौन सा स्थायी जोड़ लगाया जाता है? ब्रिटानिया टी ज्वाइंट लगाया जाता है, ब्रिटानिया स्टेट ज्वाइंट लगाया जाता है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से हमने 4 लेनी है, तो इसके ऊपर हम लगाते हैं कौन सा? इस प्रकार से हमारा क्या लगता है? ब्रिटानिया टी ज्वाइंट लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। बैटन पर TRS केबल किसके लिए उपयुक्त है? कौन सी? TRS केबल बैटन के ऊपर किसके लिए उपयुक्त है? कौन सी वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है? टफ रबड़ शीथड या टायर रबड़ शीथड इसको हम बोलते हैं। तो बैटन पर TRS केबल किसके लिए उपयुक्त है? उच्च वोल्टेज के लिए, मध्यम वोल्टेज के लिए, कम वोल्टेज के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हमारी जो बैटन पर TRS है वो कौन सी वोल्टेज के लिए उपयुक्त है? कम वोल्टेज के लिए। कौन सी वोल्टेज के लिए? कम वोल्टेज के लिए हमारे पास क्या होती है? उपयुक्त होती है। किस से अधिक भूमिगत प्रणाली काम नहीं कर सकती? तो किस वोल्टेज से अधिक पर जो भूमिगत प्रणाली है, अंडरग्राउंड केबल वायरिंग होती है, वो किस काम नहीं कर सकती? तो कितने वोल्टेज तक हम अंडरग्राउंड केबल का निर्माण कर सकते हैं? 132 kV, 11 kV, 66 kV या 33 kV। तो जो अंडरग्राउंड हमारी क्या होती है? अंडरग्राउंड केबल जो प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है? एक तो फॉल्ट कम होते हैं, और एक जो क्या होती है, जो आसमानी बिजली गिरती है, तूफान आते हैं, उनमें क्या रहती है? सुरक्षित। लेकिन एक क्या, ये महंगी है। जो अंडरग्राउंड प्रणाली वो क्या है? महंगी है। दूसरा क्या, इसके अंदर दोष खोजना मुश्किल होता है ओवरहेड की तुलना में। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वो 22 kV से 66 kV तक किया जाता है। कितने तक है? 66 kV तक इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता? तो किसके अंदर है? सब स्टेशन के अंदर है, इनमें से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता? तो सब स्टेशन क्या होते हैं? जहां से गांव को बिजली की सप्लाई प्रदान की जाती है, जहां से बिजली का क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है, हमारे क्या होते हैं? सब स्टेशन होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर, सीरीज कैपेसिटर, एक्साइटर या सर्किट ब्रेकर। तो हमारे सब स्टेशन के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या लगा होता है? ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जो अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज करता है। 33,000 kV को 11 kV के अंदर क्या बदलता है? 33 kV को टू 11 kV के अंदर ये क्या करता है? स्टेप डाउन करता है। सीरीज कैपेसिटर भी लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर भी लगे होते हैं, लेकिन क्या नहीं लगा होता? एक्साइटर नहीं लगा होता। क्या नहीं लगा होता? एक्साइटर। तो एक्साइटर कहाँ पे लगा होता है? अल्टरनेटर के साथ लगा होता है। कहाँ पे? अल्टरनेटर के साथ लगा होता है। उसको उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है? हमारा एक 250 वोल्टेज तक का DC शंट जनरेटर होता है।
सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब, किसको, परिपथ को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब क्या हो जाए, तो जो आइसोलेटर स्विच होता है उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। कौन सी स्थिति में, लाइन चार्ज हो जाता है, लाइन में कोई करंट नहीं होता, लाइन फुल लोड पर हो, सर्किट ब्रेकर खुला नहीं हो, तो क्या हो, सर्किट ब्रेकर को सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब लाइन में कोई भी करंट नहीं होता। क्या नहीं होता, लाइन में कोई भी करंट नहीं होता। किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट होते हैं। क्या पूछा भाई, सब स्टेशन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है उसके अंदर कितने न्यूट्रल अर्थ पिट होते हैं। 4, 3, 2, 1। तो उसके अंदर हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। और तो ट्रांसफॉर्मर का तो आपको पता ही क्या काम करता है, एक स्तर की वोल्टेज को दूसरे स्तर की वोल्टेज में बदलता है बिना आवृत्ति और पावर को बदले। कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए, किसको, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोरोना हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आवर हेडलाइन है, क्या ये आवर हेडलाइन है, और इसके बीच में हमारे क्या ये हवा के कण होते हैं, क्या होते हैं, हवा के कण। और ये किसका काम करते हैं, ये करते हैं कुचालक का काम। किसका काम करते हैं, कुचालक का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इसके अंदर वोल्टेज चल रही है तो जो ये कण होते हैं क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। 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 आयनित होने के कारण क्या होता है, ईसिंग की आवाज सुनाई देती है हमें। किसकी, ईसिंग की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या होता है, जब हम इन चालकों के अंदर वोल्टेज क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इस ईसिंग आवाज के साथ हमें क्या भाई, बैंगनी में प्रकाश भी दिखाई देने लग जाता है। कौन सा, बैंगनी में प्रकाश भी दिखाई देने लग जाता है जब इसके अंदर हम वोल्टेज और बढ़ा देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोरोना प्रभाव। क्या बोलते हैं, कोरोना प्रभाव बोलते हैं। तो इस कोरोना प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, चालकों के बीच जगह बढ़ाकर। बिल्कुल, इनके अंदर क्या करेंगे हम, जो ये है इनके अंदर क्या कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाकर। तो ये हमारे चालक है, इसका हम क्या कर दें, इस प्रकार से इसका क्या कर दें, साइज बढ़ा दें, तो भी क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। कोरोना रिंग्स का प्रयोग करके, इसके अंदर कोरोना रिंग्स का प्रयोग करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। महो रिले ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त है। जो हमारे पास कौन सा है, महो रिले है, वो कौन सी ट्रांसमिशनों लाइनों के लिए उपयुक्त है, कम वोल्टेज, अधिक वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ए व बी दोनों। तो जो हमारा महो रिले होता है वो एक तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और दूसरा किसके लिए होता है, दूसरा होता है अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। किसके लिए, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, महो रिले का प्रयोग करते हैं। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए महो रिले का प्रयोग किया जाता है। एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर होगा। क्या पूछा है, डिमांड फैक्टर क्या होगा, किसका, उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर। क्या पूछा है, डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर हमारे पास क्या होता है, तो डिमांड फैक्टर हमारे पास होता है अधिकतम मांग बटे में, अधिकतम मांग बटे में कनेक्टेड लोड। क्या होता है, कनेक्टेड लोड। तो अधिकतम मांग कितनी उपभोक्ता की, 1.5 है, और उसका जो कनेक्टेड लोड हमारे पास कितना है, 2 किलोवाट है। तो यहां से इस पॉइंट को उठाएंगे तो क्या हो गया, 0 लगी। तो इसको भाग करेंगे, कितने पकड़ गया, 3 पे, ये कितने पकड़ गया, 4 पे, भाग करेंगे, जा नहीं रहा तो पॉइंट लगी, 30 हो गए, 7 पे गया, 2 बच गए, 5 के 20।
तो 0.75 उसका क्या होगा, 0.75 उसका क्या होगा भाई, 0.75 होगा उसका डिमांड फैक्टर। क्या होगा, डिमांड फैक्टर। एक होता है हमारे पास लोड फैक्टर। क्या होता है, लोड फैक्टर भी होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर भी होता है। नेक्स्ट है सिस्टम की विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का योग का अनुपात क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, उपभोक्ता की अधिकतम मांगों का योग। क्या है, ये कह रहा है सिस्टम के विभिन्न, जो कोई सिस्टम के ऊपर लगे हुए व्यक्तिगत अधिकतम मांग, तो ये हमारे पास क्या होता है, उपभोक्ता की अधिकतम मांगों का योग बटे में पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग। तो पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग क्या होती है भाई, शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग। तो शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग क्या होती है, शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग क्या होती है, शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, विविधता गुणांक। क्या बोलते हैं, विविधता गुणांक। क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इसको, विविधता गुणांक बोला जाता है। तो विभिन्न उपभोक्ताओं की अधिकतम मांगों का योग बटे शक्ति केंद्र की अधिकतम मांग। डिमांड फैक्टर हमने ऊपर पढ़ लिया था भाई, क्या होता है, अधिकतम मांग बटे में कनेक्टेड लोड। और लोड फैक्टर हमारे पास क्या होता है, लोड फैक्टर होता है हमारे पास औसत मांग बटे में अधिकतम मांग। क्या होता है, लोड फैक्टर हमारे पास क्या होता है, औसत मांग बटे में औसत मांग बटे में अधिकतम मांग। क्या होता है, अधिकतम मांग। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है लोड फैक्टर। और इसके साथ हमारे पास एक और होता है अक्षमता गुणांक। क्या होता है, अक्षमता गुणांक। क्या होता है, अक्षमता गुणांक। ये भी पूछा जाता है। अक्षमता गुणांक को हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटी फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपेसिटी फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो कैपेसिटी फैक्टर हमारा क्या होता है भाई, कैपेसिटी फैक्टर होता है औसत भार बटे में प्लांट अक्षमता। क्या होता है, औसत भार बटे में औसत भार बटे में प्लांट अक्षमता। क्या होता है, प्लांट अक्षमता। तो ये सारे हमारे इस प्रकार से होते हैं। स्विच को ज्यादातर इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना हो। किसको, ग्राउंड और लाइन को दोनों को एक साथ ब्रेक करना हो, तो वहां पे कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है, डबल पोल, डबल थ्रू, सिंगल पोल, सिंगल थ्रू, डबल पोल, सिंगल थ्रू, या ओरन गैप। तो वहां पे कौन से का करते हैं भाई, हमने क्या करना भाई, ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डबल पोल होने चाहिए और सिंगल क्या होना चाहिए, थ्रो। क्या होना चाहिए, इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होता है, स्विच होता है। तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए भाई, डबल पोल होना चाहिए। और सिंगल थ्रू का मतलब इसको एक बार में मैंने क्या कर देना है, डाउन करके दोनों को, ग्राउंड को और लाइन को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए। किसको, डीसी मोटर की बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए तो मोटर से उत्पन्न होने वाला टॉर्क हो जाएगा। तो रफ्तार भी दो गुना करनी है और ईएमएफ भी, बैक ईएमएफ भी दो गुना करना है। तो पूछ रहा भाई जो मोटर का टॉर्क है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मान एक चौथाई कम हो जाएगा,
4 गुना बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, बैक ईएमएफ बराबर हमारे पास क्या होता है, बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, समानुपाती होता है हमारे पास ये 5/n के। तो n के किसमें भाई, ईएमएफ हमारे पास क्या है, ईएमएफ समानुपाती 1/n। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, बैक ईएमएफ को भी 2 गुना कर रहे हैं और यहां से गति को भी क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मोटर का जो टॉर्क है वो क्या रहेगा, एक समान रहेगा। क्या रहेगा, एक समान रहेगा, कोई भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, किसके बारे में पूछा है, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक हमारे पास क्या होते हैं भाई, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर क्या होते हैं, जल्दी से आकर्षित होते हैं। इनकी चुंबकशीलता एक से काफी अधिक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। तो इनमें कौन सा भाई, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है या निकल है। तो हमारे जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, सिमेरियम कोबाल्ट होता है, लोहा होता है। तो कौन सा हमारे पास, तो हमारे पास निकल एक क्या है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा किसकी मदद से ज्ञात की जाती है, किसके द्वारा स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा किसकी मदद से ज्ञात की जाती है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का करंट नियम, लाप्लास का नियम या लेंज का नियम। तो ये दोनों केसीएल और केवीएल, ये हमारे पास क्या भाई, ये है हमारे पास केसीएल और ये होता है केवीएल। हमारे कौन सा, किरचॉफ वोल्टेज ला और किरचॉफ करंट ला। तो एक जंक्शन पे आने वाले करंट और एक जंक्शन से जाने वाले करंट का बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है लेंज का नियम। किसका नियम होता है, लेंज का। ये हमारे पास किसका है, आवेश संरक्षण का नियम। किसका, आवेश का है। और ये हमारे पास किसका है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम है, तो जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण का नियम है, धारा का, वोल्टेज का, एनर्जी का या चार्ज का। तो किसके संरक्षण का नियम हमारे पास, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम हमारे पास किसका है, धारा का है, वोल्टेज का है, एनर्जी का है या चार्ज का है। तो हमारे पास किसका है, एनर्जी का। किसका है, ऊर्जा का। किसका है, ऊर्जा का। ये इसके किसके, ये किरचॉफ के नियम से संबंधित है, धारा और वोल्टेज। बिना परस्पर कपलिंग वाली दो बिना परस्पर कपलिंग वाली दो सीरीज में 250 माइक्रो हेनरी कॉइल का कुल इंडक्टेंस क्या होगा। तो किसके बारे में पूछा भाई, इंडक्टेंस के बारे में पूछा, प्रेरक के बारे में पूछा है। इसके बारे में, जैसे हमारे पास प्रतिरोध जुड़ता है वैसे हमारे पास क्या जुड़ता है, इंडक्टर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, और किसके अंदर जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर जुड़े हैं। कितने के हैं, 250 और 250। तो एल टी बराबर क्या हो जाएगा, तो L1 प्लस में L2। ये L1 है और ये L2 है। तो 250 प्लस में 250 बराबर में कितने हो गए, 500 माइक्रो हेनरी। कितने हो जाएंगे, 500 माइक्रो हेनरी हो जाएंगे। चार हेनरी इंडक्टेंस की कॉइल में 16 वोल्टेज का ईएमएफ लगाया गया है। किसके अंदर, 4 हेनरी इंडक्टेंस की कॉइल में 16 वोल्टेज का ईएमएफ लगाया गया है। करंट में बदलाव की दर होगी। तो करंट में जो बदलाव की दर होगी वो क्या होगी, हमारे पास क्या होता है, L इजकल टू वी डी आई बाई डी टी होता है। यहां से हमने क्या निकालना है, डी आई निकालना है, किसकी, करंट में बदलाव की दर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बाई एल। क्या हो जाएगा, V बाई एल। तो V हमारे पास कितना है, 16 है, और L कितना है, 4। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हेनरी पर सेकंड।
4 एम्पियर पर सेकंड, कितना 4 एम्पियर पर सेकंड की दर से क्या कर रहा है, बदल रहा है। कितने 4 एम्पियर पर सेकंड की दर से क्या कर रहा है, ये बदल रहा है। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान किस से मान से निर्धारित किया जाता है। तो जो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान से निर्धारित किया जाता है, एम्पियर के नियम से, कूलाम के नियम से, मैक्सवेल के नियम से, या लेंज के नियम से। तो हम किसके नियम से करते हैं भाई, हम करते हैं कूलाम के नियम से। किसे, कूलाम के नियम से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रदीप्ति ट्यूब किस घटक का इस्तेमाल करती है। तो किसके अंदर भाई आरंभ में वोल्टेज वृद्धि, वोल्टेज के अंदर हमने क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो प्रदीप्ति ट्यूब किस घटक का इस्तेमाल करती है। संधारित्र का करती है, फिलामेंट का करती है, स्टार्टर का करती है, या चौक का करती है। तो हमारे पास जो वोल्टेज है बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चौक का प्रयोग करते हैं। किसका, चौक का। और चौक क्या होता है, हमारे पास एक प्रेरक टाइप की होती है। किसके टाइप की होती है, प्रेरक टाइप की, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, पावर फैक्टर हो जाता है कम। और इस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो आरंभ में प्रदीप्ति ट्यूब की वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चौक का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, 100%। 100% इसके बारे में आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से क्या डाई इलेक्ट्रिक का उदाहरण है। तो डाई इलेक्ट्रिक की इकाई क्या होती है, केवी पर एमएम होती है। क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है, केवी पर एमएम होती है। इसका मतलब हमारे पास जो केबल हमारा और इसका क्या, ये इंसुलेशन है, इसके अंदर से जो वोल्टेज जा रही है, क्या जा रही है, वोल्टेज जा रही है, ये इंसुलेशन बिना पंचर हुए केवी पर एमएम के अंदर से कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है। क्या, किलो वोल्ट पर एमएम के अंदर कितनी वोल्टेज को ये सहन कर सकता है, वो क्या कहलाती है, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। कांच, माइका, एबोनाइट, या उपरोक्त सभी। तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं हमारे सारे किसका उदाहरण है, डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 1D ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कौन सा, 1D ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसकी दक्षता क्या होती है भाई, उच्च होती है। क्या होती है इसकी दक्षता, दक्षता होती है उच्च। 1D ग्राफ जनरेटर की दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। तो ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोडायमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, या उपरोक्त सभी। तो किस सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। तो हमारा किस किस सिद्धांत पे काम करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, ये काम करता है। एक कैपेसिटर में क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर का सिंबल हमारे पास किस प्रकार से होता है, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें क्या होती है, एक समान होती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या भरा होता है, ये इसके अंदर क्या भरा होता है, पैरावैद्युतक भरा होता है। क्या भरा होता है, पैरावैद्युत भरा होता है। ये हमारे पास क्या होती है, प्लेट होती है। कौन सी प्लेट होती है, कौन सी, चालक प्लेट। कौन सी, चालक प्लेट होती है। ये हमारे पास क्या होती है, कनेक्टिंग लीड होती है। इसके अंदर क्या भरा होता है, पैरावैद्युत भरा होता है। क्या भरा होता है,
पैरा विद्युत। तो कह रहा है कैपेसिटर क्या होता है भाई, कंडक्टर द्वारा अलग किए गए दो इंसुलेटर। कह रहा है कंडक्टर होता है, इसके अंदर जो कंडक्टर भरा होता है, चालक भरा होता है, इसके द्वारा दो इंसुलेटर अलग किए होते हैं। इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर होते हैं, यानी इसके अंदर क्या भरा होता है, इंसुलेटर भरा होता है, इसके द्वारा दो चालक क्या किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। केवल दो कंडक्टर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दो कंडक्टर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक इंसुलेटर के द्वारा दो चालक क्या किए जाते हैं, अलग किए होते हैं। क्या किए होते हैं, अलग किए होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में, फ्यूज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यह पैरेलल में लगाया जाता है, यह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, फेज के साथ लगाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तुम क्या करते हैं भाई, इसको हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि धारा के प्रभाव के ऊपर क्या करता है, काम करता है। और हमेशा किसके अंदर है, फेज सप्लाई के अंदर इसको संयोजित किया जाना चाहिए। तो इसको कभी भी पैरेलल में नहीं लगाना चाहिए। किसके अंदर है, पैरेलल में इसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, डिले फ्यूज उच्च अक्षमता वाले होते हैं थोड़े। तो डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मोटर की, ट्रांसफॉर्मर, लाइटनिंग सर्किट, ए व बी दोनों। तो जो डिले फ्यूज का प्रयोग क्या था, मैं वो क्या करते हैं, मोटर की सुरक्षा के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में, एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल किया जाता है। एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच में फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल किया जाता है, शंट मोटर के माध्यम से, इंडक्शन रेगुलेटर के माध्यम से, सिक्रोनस मोटर, सिक्रोनस जनरेटर। तो किसके माध्यम से ये हासिल किया जाता है, हमने ये बताना है। तो किसके द्वारा हम हासिल करते हैं, ये करते हैं हम इंडक्शन रेगुलेटर के माध्यम से। किसके, इंडक्शन रेगुलेटर के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर के डेल्टा कनेक्शन के मामले में, कौन सा भाई, एक ट्रांसफॉर्मर है, डेल्टा कनेक्शन के मामले में दो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के गुणा होती है। क्या होती है भाई, के गुणा होती है। कितने गुणा होती है, किसके अंदर, डेल्टा कनेक्शन के अंदर। तो डेल्टा कनेक्शन हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास क्या बनता है भाई, डेल्टा कनेक्शन बनता है। कौन सा कनेक्शन बनता है, डेल्टा कनेक्शन बनता है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वोल्टेज मापनी है। तो यहाँ से हमारे दो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ भी दो पॉइंट मिल रहे हैं और यहाँ भी क्या मिल रहे हैं, दो पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या लगेगा भाई, वोल्टमीटर लगेगा। एक हम वोल्टमीटर कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक वोल्टमीटर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा वोल्टमीटर हमारा कहीं भी नहीं लगेगा, इनके अलावा हमारा वोल्टमीटर कहीं पर नहीं लग सकता। तो जितनी वोल्टेज यहाँ आएगी उतनी इस वोल्टमीटर के अंदर आएगी और इतनी ही इसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब होता है आई एल वी एल बराबर में क्या होता है, वीपीएच होता है। क्या होता है, वीपीएच होता है। और कौन से कनेक्शन के अंदर, डेल्टा कनेक्शन में। इसमें डेल्टा कनेक्शन में तो एक ही गुना होती है, जितनी लाइन वोल्टेज होगी उतनी हमारी क्या होगी, फेज वोल्टेज होगी। निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर होता है। तो निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर होता है, धारा ट्रांसफॉर्मर में, विभव ट्रांसफॉर्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में, या पावर ट्रांसफॉर्मर में। इसको हम क्या बोलते हैं, सीटी। अधिक करंट मापने के लिए इसका प्रयोग क्या आता है, इसका प्रयोग क्या आता है, अधिक वोल्टेज मापने के लिए पीटी। और इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो टेप चेंजर कहाँ पे लगा होता है, वो लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कहाँ पे लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर लगा होता है।
एक वितरण ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 25-40 टन की प्राइमरी वाइंडिंग है और 40 टन की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी का वोल्टेज 76-20 वोल्ट के बराबर है। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज होगा। तो हमारे पास क्या ये इस प्रकार से एक क्या ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर है। ये कह रहा है जो ये इसके अंदर जो टर्न है वो कितनी है 25-40 है। कितनी है 25-40 टन है और इसके अंदर कितनी है 40 टन है। अब कह रहा है इसके अंदर जो वोल्टेज है, क्या इसके अंदर जो वोल्टेज वो कितनी है 76-20 है। कितनी है 76-20 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई कितनी वोल्टेज आएगी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वोल्टेज कितनी आएगी। तो हमें एक तो पता हो गया भाई ट्रांसफार्मर कौन सा हमारे पास स्टेप डाउन है, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न क्या है, प्राइमरी में टर्न क्या है ज्यादा, तो सेकेंडरी में क्या है कम। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वहां से आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी सोल्व हो जाएगी। तो एक होता हमारे पास के ट्रांसफार्मर रेशो, तो वो होता हमारे पास N2 बटे में N1 बराबर में E2 बटे में E1 बराबर में I1 बटे में I2 और बराबर में क्या होता है अंडर द रूट ZS बटे ZP। अब ये हमारे पास क्या होता है N2 होता है प्राइमरी में चक्कर, N1 क्या होता है N2 होता है सेकेंडरी में चक्कर, N1 होता है प्राइमरी में चक्कर। E2 होता है सेकेंडरी में वोल्टेज और E1 होता है प्राइमरी में वोल्टेज। I1 होता है प्राइमरी में धारा और I2 होता है सेकेंडरी में धारा। ZS होता है सेकेंडरी की प्रतिबाधा और ZP होता है सेकेंडरी प्राइमरी की प्रतिबाधा। तो यहां से हमारे पास किस किस का मान दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास किसका भाई N2 बटे में N1 बराबर में E2 बटे E1, इनका मान हमें दिया हुआ है। N2 का मान कितना दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है N2 का मान दिया हुआ 40 बटे में N1 का मान कितना है, तो N1 का मान हमारे पास है 25-40। कितना है 25-40, कितना है 40 बटे में 25-40 बराबर में E2 हमने क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है E2 ज्ञात करना है। और E1 हमें कितना दिया हुआ है 76-20, कितना दिया हुआ है 76-20 दिया हुआ है। तो यहां से जब इनकी आर पार गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E2 बराबर में क्या आ जाएगा 40 गुणा में 76-20 बटे में 25-40। तो इसको काटेंगे हमारे पास 0 से 0 पे कट गया, 5 पे कटेगा नहीं, 2 पे काटेंगे ये 2, ये कितने पे कट गया 12 और ये कितने पे कट गया 127 पे, कितने पे 127 पे। तो यहां से अब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा किस पे 60 पे। 127 की और 60 की गुणा कितनी आएगी हमारी 0 0 0, 7 42 से 4, 12 चौक 48 और 4 52। नहीं नहीं 12 7 0, 7 42 का दुआ ऐसी लगी 4, 12 6 72 और 4 76, कितनी आ गई 76-20। तो कितने पे कट गया 60 पे, तो हमारे पास कितनी आ गई 120 वोल्टेज आ गई। कितनी वोल्टेज आ गई है 120 वोल्टेज आ गई है। तो इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो। N2 की वैल्यू दे रखी थी, N1 की दे रखी थी, E2 की निकालनी थी, E1 की हमें क्या दी हुई थी वैल्यू दी हुई थी। तो हमारे पास कितनी आई है 120 वोल्टेज। प्राइमरी में कितनी थी 25-40 टर्न थी, सेकेंडरी में 40 टर्न थी, इसमें वोल्टेज 76-20 थी, इसमें कितनी आ रही है 120 वोल्टेज आ रही है। तो कौन सा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। लोडिंग स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मर की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। लोडिंग स्थिति के अंदर दो समरूप ट्रांसफार्मर एक जैसे ट्रांसफार्मर की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण, बैक टू बैक परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण हमारे किसके लिए होता है
तो ये तो हमारे पास तांबा निकली, किसके, तांबा निकली, किसके लिए होता है, तांबा निकली। ये हमारे पास किसके लिए होता है, लोहा निकली, किसके लिए होता है, लोहा निकली। तो दक्षता के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, तो बैक टू बैक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के बारे में देखने को मिलेंगे। एक ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म होना चाहिए। तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके अंदर एक ब्रीथर का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रीथर के अंदर क्या चीज भरी होती है, तो इस ब्रीथर के अंदर भरा होता है सिलिका जेल। क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है। नमी रहित अवस्था में इसका रंग पूछा जाता है, नमी रहित अवस्था में, नमी रहित, जब इसके अंदर नमी नहीं होती तो इसका रंग होता है नीला। कैसा होता है, नीला होता है। और नमी सोखने के बाद, क्या, नमी सोखने के बाद, सोखने के बाद, नमी से पहले होता है नीला और नमी सोखने के बाद हो जाता है हल्का गुलाबी। क्या होता है, हल्का गुलाबी। ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है। तो एक ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म होना चाहिए उष्मा का अवशोषण करना, नमी हटाना, हवा का आयनीकरण या तेल की सफाई। तो जब इस ब्रीथर के अंदर से ट्रांसफार्मर के अंदर क्या जाती है, हवा जाती है, उस हवा को नमी रहित करना किसका काम होता है, सिलिका जेल का काम होता है। तो क्या करना भाई, नमी को हटाना, किसको, नमी को हटाना, इसका क्या होता है, काम होता है। एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को, एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। तो ये कह रहा है जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो एक लेवल की वोल्टेज को दूसरे लेवल की वोल्टेज में बदलता है। तो किस चीज के अंदर क्या नहीं होता भाई, परिवर्तन नहीं होता, धारा के अंदर परिवर्तन नहीं होता, वोल्टेज के अंदर परिवर्तन नहीं होता, या उपरोक्त सभी। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो सेकेंडरी के अंदर जब वोल्टेज ज्यादा जाएगा तो हमारे पास धारा क्या जाएगी, कम जाएगी। तो ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है और धारा क्या हो रही है, कम है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब ये वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा, तो उस समय धारा क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। तो ये धारा को भी बदलता है, वोल्टेज को भी बदलता है, लेकिन किसको, एक तो आवर्ती को नहीं बदलता और दूसरा किसको नहीं बदलता, पावर को। किसको, पावर को, यानी शक्ति को नहीं बदलता ये। ग्रहों की बिजली की अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मात्रा, अपेक्षाकृत, ग्रहों की बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो जो ग्रहों के लिए जो कम मात्रा में वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है उसके लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, या धारा ट्रांसफार्मर का। तो आपने देखा होगा पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो किसके ऊपर लगे होते हैं, पोल के ऊपर अपना ट्रांसफार्मर लगाता है गांव के अंदर है, तो कौन से होते हैं, पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दो मिनट में 1500 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने पर सर्किट से होकर कितने कूलाम चार्ज प्रवाहित होगा। तो 2 मिनट में 15 एम्पियर का करंट गुजारना है सर्किट में से, तो कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा, 600 कूलाम, 1350 कूलाम, 1800 कूलाम, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होता है, चार्ज को किसे लिखते हैं, क्या उसे, तो क्या वो बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्या होता है, आई टी। तो आई हमें कितनी दी हुई है, आई दी हुई है 15 एम्पियर। कितनी दी है, 15 एम्पियर। तो टी कितना दिया हुआ है, टी दिया 2 मिनट, कितना, 2 मिनट। और हम इस मिनट को किसके अंदर बदलना होगा, सेकंड के अंदर। तो 60 गुणा में 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 3600, कितनी हो जाएगी, 120 सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 और 60 है, 120 सेकंड हो जाएगी। कितनी, 120 सेकंड होगी, गुणा में 15, 15 जीरो जीरो, 15 दूनी 30, 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो कितने गुलाम का चार्ज आएगा,
1800 कूलाम का। कितने का? 1800 कूलाम का चार्ज आएगा। कितने का? 1800 कूलाम का चार्ज। लाल काला पीला रंग का रजिस्टर है। किसका भाई? लाल काला पीला रंग का रजिस्टर है तो प्रतिरोध का मान होगा। तो हमारे पास किसका भाई? कलर बैंड का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये होता है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास होता है ब्लैक, ये होता है ब्राउन, ये होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। तो हमें कौन सा रंग दिया अभी? लाल। तो लाल हमारे पास कितने पे है? 2 नंबर पे है। कितने पे है? तो आपने लिख लेना 2, पहला रंग। फिर दिया हुआ काला, काला कितने पे है? काला है 0 पे, तो इसके साथ लगा दो 0 बस। अगर 3 बैंड वाला दिया हो तो मैं 3 बैंड वाला दिया तो इस प्रकार से लेना है, पहला रंग फिर दूसरा रंग, फिर क्या करना है? गुणा का निशान लगाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? 10, और इसके ऊपर लगानी है तीसरा रंग। इसकी घात क्या होगा? तीसरा रंग होगा। क्या होगा? इसकी घात तीसरा रंग होगा। अब तीसरा रंग हमारे पास कौन सा है? पीला। कौन सा है? पीला, येलो। कितने पे है? 4 पे है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 20 गुणा में 10 की पावर 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या भाई? 20 गुणा में 10 के आगे कितने 0? 4, 1, 2, 3 और 4। जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2, 1, 0, ये होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास कितना आ गया भाई? 2 लाख ओम। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या हो गया भाई? 2 लाख ओम आ गया। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 200 किलो ओम। कितना लिख सकते हैं? 200 किलो ओम भी इसको लिख सकते हैं। तो कितना होगा भाई? 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, 2000 किलो ओम, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना होगा हमारे पास? कितना होगा? 200 किलो ओम। निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमिति डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, रियोस्टेट, प्रीसेट रजिस्टर, एनटीसी थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो रियोस्टेट हमारे पास क्या होता है? इसका मान को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। प्रीसेट का मतलब होता है उसको पहले ही हमने क्या कर रखा है? सेट कर रखा है। फिर हमारे पास एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो तापमान के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है, प्रतिरोध। फिर है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर। तो इसके लिए हम कौन से का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एनटीसी थर्मिस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका? एनटीसी थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, अगर 5 ओम के समान मान के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को, अगर 5 ओम के समान मान के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है और इसके साथ 2 ओम के 2 प्रतिरोध पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये कह रहा है हमारे पास कितने भाई? 1, 2, 3। और इसके साथ क्या कह रहा है? इसके साथ हमने क्या कर रखे हैं? 2 प्रतिरोध किस में जोड़ रखे हैं? पैरेलल के अंदर जोड़ रखे हैं। तो कह रहा है भाई टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो ये कितने के हैं? 5 ओम का है, 5 ओम का है और 5 ओम का है। और इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ओम और 2 ओम दी हुई है। तो हमारे पास क्या होता है सीरीज के अंदर? आर टी बराबर में R1, R2, R3। तो हमारे पास 5, 5, 10 और 5 कितने हो जाएंगे? तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा? 15। यहां से हमारे पास ये पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं तो 1/RT बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस में 1/R2। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है? 2 आ गया। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आ गया है। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा 1। तो हमारे पास कितना हो गया?
2/2 यानी 1। तो आर टी बराबर हमारे पास क्या आ गया है 1। तो अब हमारे पास कितने हो गए भाई, किसके अंदर जुड़ गए ये, सीरीज के अंदर जुड़ गए, ये है 15 और ये है 1, बराबर में कितना हो गया भाई 16 ओम। तो कितना मान आएगा, इसका मान आएगा हमारे पास कितना 16 ओम। कितना हो जाएगा 16 ओम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास भाई लक्स किसकी इकाई है, क्या पूछा भाई, जो लक्स है वो किसकी इकाई है, प्रदीप्ति की है, चुंबकीय फलक्स घनत्व की है, एमएमएफ की है, या उपरोक्त सभी की है। तो ये हमारे पास लक्स किसकी होती है, प्रदीप्ति की इकाई होती है, किसकी होती है प्रदीप्ति की। और चुंबकीय फलक्स घनत्व की इकाई हमारे पास क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला। अगर सीजीएस पूछे, कौन सी सीजीएस पूछे, तो हमारे पास क्या होती है भाई गोस। क्या होती है गोस, क्या होती है गोस। और ये एमएमएफ की इकाई क्या होती है हमारे पास, इसकी होती है हमारे पास एम्पियर टर्न होती है। क्या होती है एम्पियर टर्न। और कौन सी एसआई। अगर इसकी सीजीएस पूछे आपसे तो इसकी सीजीएस होती है गिलबर्ट। कौन सी होती है गिलबर्ट। क्या होती है गिलबर्ट। एक टेस्ला बराबर होते हैं 10⁴ गोस। ये भी आपने याद रखना है। तो किसकी भाई लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्ति की इकाई है। और दूसरी क्या होती है, ल्यूमेन मीटर स्क्वायर होती है प्रदीप्ति की। अगर कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम है, कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम है और कॉइल की प्रतिबाधा 25 ओम है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो किसके बारे में पूछा है, एक्सएल के बारे में पूछा है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जेड बराबर में अंडर द रूट आर का स्केयर माइनस में एक्सएल का स्केयर। क्या होता है एक्सएल का स्केयर। यहां से हमारे पास जेड दिया हुआ है 25, आर दिया हुआ है 15 और एक्सएल हमने क्या करना है निकालना है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाए हमारे पास एक्सएल बराबर में एक्सएल का स्केयर बराबर में जेड का स्केयर माइनस में आर का स्केयर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक्सएल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर द रूट जेड का स्केयर माइनस में एक्सएल का स्केयर। तो जेड हमारे पास कितना है 25 और 25 का स्केयर हमारे पास, 25 का स्केयर होता है 625। कितना होता है 625। 625 माइनस में 15 का स्केयर होता है 225। कितना होता है 225। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सएल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 400। और 400 किसका स्केयर होता है, तो एक्सएल बराबर आ जाएगा कितना 20 ओम। कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 ओम। तो हमारे पास Z बराबर क्या होता है, प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, पूरे सर्किट की जो प्रतिबाधा होती है उसको हम Z से लिखते हैं। तो ये होता है हमारे पास Z बराबर में अंडर द रूट R का स्केयर प्लस में XL का स्केयर। तो Z दिया हुआ 25, R दिया हुआ 15, XL हमने क्या करना निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास XL निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, XL का स्केयर बराबर में Z का स्केयर माइनस में R का स्केयर। तो XL बराबर क्या हो जाएगा अंडर द रूट Z स्केयर माइनस में XL का स्केयर। तो Z दिया 25, 25 का स्केयर होता है 625 और ये दिया 15, 15 का स्केयर होता है 225। तो 625 में से 225 गए 400 और 400 किसका स्केयर होता है 20 का। तो हमारे पास कितना आ गया 20 ओम आ गया है। विद्युतीय उपकरण से उत्पन्न होने वाली आग किस श्रेणी की है, किसे विद्युतीय उपकरणों से जो आग उत्पन्न होती है वो कौन सी श्रेणी की होती है, ए श्रेणी होती है, बी श्रेणी होती है, सी श्रेणी होती है, डी श्रेणी होती है। तो ए में हमारे पास क्या होते हैं भाई, जो ठोस पदार्थों से लगती है जैसे लकड़ी है, गत्ता है, कागज, इनसे। और क्लास बी में कौन सी आती है, द्रवशील पदार्थों पे लगने वाली। तो हमारे पास जो आग होती है वो कौन सी श्रेणी में आती है, उसको हम सी श्रेणी में मानते हैं। किसमें, सी श्रेणी में। नेक्स्ट हमारे पास है भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में के का मान होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के का रेशो के का मान होता है के बराबर 1 होता है, के का मान 1 से छोटा होता है, के का मान 1 से बड़ा होता है, या के का मान 0 होता है। तो के का मान 1 हमारे पास कब होता है, जब क्या होता है एनपी बराबर में एनएस हो जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी वोल्टेज बराबर हो जाए। तो ए के का मान 1 कब होता है, जब एनएस क्या हो, क्या हो एन एस छोटी हो किससे, एनपी से।
और जब के का मान 1 से बड़ा कब होता है, जब एन एस बड़ी हो एन पी से। तो क्या होता है भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, के का मान 1 से क्या आता है, ज्यादा आता है। क्या होता है, के का मान 1 से क्या होता है, ज्यादा। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अगर किसी कंडक्टर में 60 कूलम चार्ज 20 सेकंड से ज्यादा समय तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान होगा। तो चार्ज कितना दिया हुआ 60, समय कितना दिया 20 सेकंड, किसका मान पूछा है, आई का मान पूछा है। तो हमारे पास क्या होता है, क्या बराबर में आई टी होता है। क्या होता है, क्या बराबर में आई टी। तो यहां से हमने क्या करना है, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्या बटे में टी। क्या कितना दिया हुआ है 60 और समय कितना दिया 20 सेकंड, 0 से 0, 3 से 3 पे कट गया तो कितना आ गया 3 एम्पियर। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर क्या आ जाएगा, करंट का मान आ जाएगा। बैटरी का वोल्टेज 240 वोल्टेज है। बैटरी का वोल्टेज 240 वोल्टेज है और चार्ज 4 कूलम हो तो स्थानांतरित ऊर्जा कितनी होगी। तो बैटरी के अंदर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होगी, 60 जूल होगी, 600 जूल होगी, 960 जूल होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो बैटरी के अंदर जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसका सूत्र होता है हमारे पास है ई बराबर में क्या गुणा में वी। क्या होता है, ई बराबर में क्या गुणा में वी। क्या हुआ, मैं कितना दिया 4 कूलम और वोल्टेज कितनी दी है 240, 24 चौके 96, तो कितनी हो जाएगी 960 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 960 जूल। कितनी हो जाएगी 960 जूल। नेक्स्ट है भाई, कंडक्टेंस का व्युत्क्रम होता है। किसका, कंडक्टेंस यानी चालकता का उल्टा कौन होता है, संधारित्र होता है, प्रेरक होता है, प्रतिरोध होता है, या उपरोक्त सभी। तो चालकता का उल्टा हमारे पास कौन होता है भाई, प्रतिरोध। कौन सा होता है, रेजिस्टेंस होता है। सिलिकॉन परमाणु के सबसे भारी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सिलिकॉन होता है उसका परमाणु क्रमांक हमारे पास कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। और उसके बाहरी कक्ष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 किसके होते हैं, चालक के होते हैं। किसके होते हैं, 3 होते हैं चालक के। 4 किसके होते हैं, अर्धचालक के होते हैं। किसके होते हैं, अर्धचालक के। और ये किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे पास कुचालक। किसके होते हैं, कुचालक के। तो सिलिकॉन हमारे पास क्या है, एक अर्धचालक है। तो इसके कितने होते हैं, 4। एसी के आरएमएस मान से औसत मान के अनुपात को कहा जाता है। किसके, एसी के आरएमएस मान से औसत मान के अनुपात को कहा जाता है। क्या है भाई, आरएमएस मान बटे में औसत मान है। क्या है, आरएमएस मान बटे में औसत मान है। तो आरएमएस मान हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास आईएम बटे में √2। और औसत हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 2IM बाई में पाई। क्या होता है, 2MI बाई पाई। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया अभी, IM बटे में √2 बराबर में ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बटे में 2IM। तो IM से IM हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा पाई बटे 2√2 और इसका मान हमारे पास आता है 1.11। कितना आता है, 1.11। इसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक। तो क्या बोला जाता है इसको, फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। एक होता है हमारे पास IM बटे RMS। क्या होता है, IM बटे RMS। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है पीक फैक्टर या शिखर गुणांक। क्या होता है, पीक फैक्टर या शिखर गुणांक। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा पेपर के अंदर। इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा वाट मीटर है जिसका प्रयोग केवल एसी सप्लाई के ऊपर किया जाता है, डायनामोमीटर टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, या इंडक्शन टाइप, या उपरोक्त सभी।
तो कौन से का प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है भाई? एसी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एसी के लिए किया जाता है। तुम्हारे पास किसका होता है भाई? इंडक्शन टाइप वाटमीटर का प्रयोग केवल एसी सप्लाई के ऊपर ही किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, एक हीटर 250 वोल्टेज पर 10 एम्पीयर का करंट पैदा करता है। एक हीटर 250 वोल्टेज पर 10 एम्पीयर का करंट पैदा करता है, यह कितनी बिजली खर्च करेगा? तो बिजली खर्च करने के लिए हमारे पास क्या होता है भाई? सूत्र है। तो पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो ये हमारे पास होता है के डब्ल्यू एच बराबर में वाट गुना में घंटे बटे में 1000। तो वाट गुना घंटे हमारे पास क्या होती है? तो वाट हमारे पास कहां से आएगी? तो वाट किसकी शक्ति होती है? पावर की। तो यहां से हम पावर निकालेंगे, पी बराबर हमारे पास क्या हो जाए? वी गुना में आई। तो वोल्टेज कितनी है? 250 है, गुना में धारा कितनी है? 10 है, तो कितनी होगी? 2500 वाट होगी। कितनी होगी? 2500 वाट होगी। तो यहां से हमारे पास वाट कितने आगे हैं? 2500 आगे हैं। कितने आगे हैं? 2500 वाट है। ये नहीं दे रहा है कितने समय तक चलेंगे, तो हमारे पास बटे में क्या हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। 20 से 20 कट की, तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितनी आ जाएगी? 2.5 यूनिट। कितनी आएगी? 2.5 यूनिट। कितनी आएगी? 2.5 यूनिट। क्या प्राप्त करने के लिए बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो बैटरी से क्या चीज प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टेज अक्षमता बढ़ाने के लिए, धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, आउटपुट अक्षमता बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है किसके अंदर? सीरीज के अंदर। किसमें? सीरीज में। किसमें जोड़ा जाता है? सीरीज में। और धारा क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी को किसके अंदर जोड़ा जाता है? पैरेलल के अंदर जोड़ा जाता है। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी क्या चीज मापने के लिए किया जाता है? तो जो लेड एसिड बैटरी के अंदर जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, उसको अक्सर हम क्या करते हैं? जांचते हैं। तो किसकी जांच के लिए हम उसको क्या करते हैं? जांचते हैं। तापमान जांचने के लिए, चार्जिंग अवस्था के लिए, डिस्चार्जिंग अवस्था के लिए, या प्रतिरोध के लिए? तो जो लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व की पहचान करके हम क्या करते हैं? उसकी चार्जिंग अवस्था के बारे में क्या करते हैं? जांचते हैं। किसके बारे में? चार्जिंग अवस्था के बारे में क्या किया जाता है? जांचा जाता है। इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ, कौन सा पदार्थ है जिसके कारण लैंप हरे रंग की रोशनी देता है? कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम बोरेट, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, या जिंक सिलिकेट? तो लैंप से हमें हरे रंग की रोशनी प्राप्त करनी है, तो कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जिंक सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक सिलिकेट का। फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से? तो किसका कार्य पूछा है? फ्यूज का। तो ये सर्किट का सबसे कमजोर भाग होता है। क्या होता है? सर्किट का सबसे कमजोर भाग होता है फ्यूज। और ये हमेशा फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? लाइन की रक्षा करना, परिपथ को ओपन करना, अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना, या उपरोक्त सभी? तो फ्यूज क्या करता है भाई? जब सर्किट के अंदर अतिरिक्त धारा आएगी, उस समय इसके अंदर जो तार लगा हुआ है लेड प्लस टीन का, वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, और क्या कर देगा? अधिक करंट से सर्किट की क्या कर देगा? रोकथाम कर देगा। लेड एसिड बैटरी की प्लेट को मजबूती देने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारे पास क्या एक द्वितीयक बैटरी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो लेड एसिड बैटरी की प्लेट को मजबूती देने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? लोहा, जिंक, एंटीमनी, कॉपर? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? एंटीमनी का। किसका करते हैं? एंटीमनी का।
ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम डायोड होते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम डायोड कितने होते हैं? 1, 2, 4, 6। एक किसके लिए होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। 2 किसके लिए होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ये किसके लिए होता है? एक हाफ वेव रेक्टिफायर। ये किसके लिए होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ब्रिज के लिए कितने प्रयोग कहते हैं? 4 प्रयोग कहते हैं। इसकी आवृत्ति पूछे तो क्या होती है? एफ। इसकी क्या होती है? 2f होती है। और इसकी भी क्या होती है? 2f होती है। इलेक्ट्रिकल लोहा के हीटिंग तत्व बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक लोहा के हीटिंग तत्व बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? पित्तल का, कांसा, नाइक्रोम, उपरोक्त सभी। तो किसका किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का करते हैं। किसका? नाइक्रोम का। निम्न में से एक मापने के लिए, किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से एक को मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज को, वेग को, विभवांतर को, तापमान को। तो जो थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं, थर्म का मतलब होता है गर्म, और इसको किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस में ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता? तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके अंदर तापमान में परिवर्तन होगा लेकिन उसके प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, मेगालिन या निकल। तो जो हमारे पास मेगालिन होता है उसके तापमान के ऊपर कोई, तापमान बढ़ने से उसके प्रतिरोध के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह आ गया हमारे पास मैथ के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैथ का हमारे पास है, संख्या 120 का 40% होगा। तो हमें एक संख्या दी हुई है, कितनी? 120 दी हुई है, उसका 40% कितना होगा? तो मैंने पहले पढ़ा था भाई, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग किया जाता है, अगर प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा की जाती है। अब हमने क्या करना भाई? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना तो 100 से क्या किया जाएगा? भाग किया जाएगा। तो 120 गुणा में 40 और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0, तो हमारे पास कितना हो गया भाई? 48। कितना हो गया? 48। तो संख्या 120 का 40% कितना होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो कितनी आएगी? ये आएगी हमारे पास कितनी? 48। किसी परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास हुए हैं तथा 85% छात्र गणित में पास हुए हैं तथा दोनों में 75% पास हुए हैं, तो फेल का प्रतिशत होगा। अब हमारे पास क्या भाई? ये कह रहा है हिंदी के अंदर कितने बच्चे पास हुए हैं? तो हिंदी के अंदर कितने पास हुए हैं? 80%। कितने? 80% पास हुए हैं। फिर कह रहा भाई गणित के अंदर कितने पास हुए हैं? तो गणित के अंदर हमारे पास हुए हैं कितने? 85%। कितने हुए हैं? 85%। और कह रहा भाई दोनों में, अगर दोनों को मिला दें, हिंदी को और मैथ को मिला दें, तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 75% पास हुए हैं। ये हमारे पास पास का डाटा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप बनाओ एक गोला और एक इसके साथ। तो इसके अंदर लिखो भाई, यहाँ पे हिंदी में कितने पास हुए हैं? हिंदी में पास हुए हैं 80%। कितने? 80। गणित के अंदर कितने हुए हैं? मैथ के अंदर कितने हुए हैं? 85। और डी का मतलब भाई दोनों में कितने पास हुए हैं? 75। कितने पास हुए हैं? 75। अब आपने क्या करना भाई? हिंदी और मैथ को मिला दो। आप क्या कर दो? हिंदी प्लस मैथ को जोड़ दो। तो कितने हो गए? 5 का 5, 8 दूनी 16। तो दोनों में कितने पास हुए हैं मिला के? 165। और यहाँ पे क्या करा भाई? दोनों के अंदर कितने पास हुए हैं? 75 है। तो यहाँ से 75 इसमें से क्या कर दो आप? माइनस कर दो। 0 कितने बच गए? 9। 16 से 7 गए 9। तो हमारे पास क्या होगा भाई? तो दोनों को मिलाकर जो पास आए हमारे पास कितने आए हैं? 5% कितना आया है? 90 आया है। कितना आया है? 90 आया है।
तो 100 में से 90 घटाएंगे, 100 में से 90 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? तो फैल की संख्या कितनी होगी? 10% हो जाएगी। कितनी संख्या होगी फैल की? फैल की जो प्रतिशत संख्या होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है 120 मजदूर किसी मकान को, क्या है? 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें। कितने भाई? 120 मजदूर है, किसी मकान को 72 दिन में बनाते हैं, तथा 180 मजदूर उसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे? तुमसे पूछा भाई 180 मजदूर उस काम मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? आपने कुछ नहीं करना, आपने रखना है m गुणा में d गुणा में h। मैन दिन घंटे, क्या भाई? कितने आदमी हैं, कितने दिन लगे हैं और एक दिन में कितने घंटे लगते हैं। बराबर में इसके और रखना भाई, ये हमारे पास 1 और ये 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे भाई m2 गुणा में d2 गुणा में h2। तो यहां से इसका मान निकाल लेते हैं हम। हमारे पास कितने दिए हुए? मैन कितने दिए हुए? पहले 120 मजदूर दिए हुए। कितने? 120 मजदूर दिए हुए हैं। कितने दिन लगते हैं? 72 दिन लगते हैं। और ये नहीं बता रखा भाई एक दिन में कितने घंटे लगते हैं, तो एच हमारे पास यहाँ पे दिया नहीं हुआ। तो बराबर में क्या हो जाएगा? कितने मैन लगे हैं? दोबारा से 180 लगे हैं। कितने लगे हैं? 180 लगे हैं। गुणा में D2 हमने क्या करना? निकालना कितने दिन में पूरे करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 0 से 0 कैंसिल होगी, 18 से 4 पे हो गया, और 12 चौक 48। तो D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 48 दिन आए हैं। कितने दिन आए हैं? 48 दिन में। कितने दिन में पूरा करेंगे? 48 दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में? 48 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। कितने? 180 मजदूर। पूजा किसी काम को 36 दिन में पूरा करे, क्या भाई? कह रहा है पूजा किसी काम को 36 दिन में पूरा करे तथा अंजू उसी काम को 18 दिन में पूरा करे। यदि दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगी? तो हमारे पास एक तो क्या है? पूजा है। पूजा कितने दिन में कर रही है? 36 दिन में। किसी काम को 36 दिन में पूरा कर रही है। और दूसरे हमारे पास कौन है? अंजू है। कौन है? अंजू है। अंजू उसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर रही है। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर रही है। अब ये कह रहा है ये दोनों क्या कर दें? इन दोनों को इकट्ठा कर दें। क्या कर दें? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो आपने कुछ नहीं करना है। पी कितने दिन में कर रही है? 36। ए कितने दिन में कर रही है? 18। तो यहां से इसका एलसीएम ले लो आप। क्या ले लो? इसका एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास कितना? 36। कितना आएगा? 36। जो ये 36 आएगा ये हमारे पास क्या होगा भाई? ये हमारे पास है टोटल काम। जो एलसीएम आएगा टोटल काम, जो क्या आता है? एलसीएम आता हो हमारे पास क्या होता है? टोटल काम होता है। जो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास क्या होगा? टोटल काम होगा। अब इसको आप भाग करो, 36 को 36 से भाग करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। 36 को 18 से भाग करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारे पास कितना हो गए? दोनों मिलके कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 3a। और 3a बराबर में कितने हैं? 36 है। तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 बटे 2 3। तो हमारे पास कितना हो गया? 18 दिन में। कितने दिन में करेगी? 18 दिन में। कितने दिन में करेगी? 18 दिन में। अब क्या है? अंजू की जो कैपेसिटी है वो कितने की भाई? 2 की है। और पूजा की कितने की? 1 की है। तो यहां से आप इसका अलग अलग से भी निकाल सकते हो। तो 2a बराबर में 18, 18 दूनी कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो 36 दिन में कौन करेगी? पूजा करेगी। और 18 दिन में कौन करेगी? 3 आ गए भाई, 12 3 36, 12 आएगा, 18 नहीं। कितना आएगा? कितने पे कटेगा? 12। कितने पे कटेगा? 12 दिन में पूरा करेगी दोनों मिलके। कितने दिन में करेगी? 12 दिन के अंदर पूरा करेगी दोनों मिलके। कितने दिन में करेगी? 12 दिन में।
एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय होती है तो साइकिल की चाल होगी। तो क्या पूछा भाई, साइकिल की चाल क्या होगी। तुम्हारे पास क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगा, हमारी क्या होती है, चाल होती है। तो दूरी हमारी क्या होती है, तो दूरी होती है हमारी चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। और समय हमारा क्या होता है भाई, दूरी बटे में चाल। क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो ये तीनों चीजों निकालने के हमारे पास क्या भाई, फॉर्मूला है। तो हमसे क्या दिया हो भाई, हमें दिया है, क्या दिया है, 240 किलोमीटर। तो दूरी कितनी दी है, 240 किलोमीटर। समय कितना दिया हुआ, 8 घंटे दिया हुआ है। तो साइकिल की चाल है, तो चाल हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमारे पास कितना भाई, दूरी कितनी है, 240 है, और घंटे कितने हैं, 8 है। तो कितने पे, तो कितने हो गए भाई, 30 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर है। यहां से अब हम क्या निकाल सकते हैं भाई, दूरी। तो दूरी बराबर क्या भाई, चाल। चाल कितनी आई है, 30 आई है, गुणा में समय कितने, 8 घंटे। तो कितने हो गए, 240 किलोमीटर होगी भाई। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो दूरी हमारे पास कितनी है, 240 है, और स्पीड कितनी हमारी, 30 किलोमीटर। चाल कितनी है, 0 से 0, 8 से काटे हैं, कितने पकड़ गया, 8। तो हमारे पास कितने भाई, कितनी गति है, 30 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये आगे हमारे साइंस के क्वेश्चन भी साथ में हमने इंक्लूड किए हैं। मस्तिष्क कहां पर होता है, क्या पूछा भाई, जो मस्तिष्क है वो कहां पर होता है। यकृत में होता है, पोन्स में होता है, कपालस्थि के नीचे होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास मस्तिष्क कहाँ पे होता है, तो मस्तिष्क होता है हमारे पास कपाल अस्थि के नीचे। कहाँ पे होता है, कपाल अस्थि के क्या होता है, नीचे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनके, हम केवल आपको क्या कर सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं, डिफाइन इनको हम नहीं कर सकते भाई। शरीर और मस्तिष्क को जोड़ता है, तो जो हमारा शरीर होता है और मस्तिष्क होता है उसको कौन जोड़ता है, अनुमस्तिष्क जोड़ता है, मध्य मस्तिष्क जोड़ता है, मेडुला जोड़ता है, या पोन्स। तो ये हमारे मस्तिष्क के भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। तो शरीर और मस्तिष्क को कौन जोड़ता है, तो इसको जोड़ती है पोन्स। कौन जोड़ती है, पोन्स। नेक्स्ट हमारे पास भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या पूछा भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल है, लैंगिक लैंगिक है, यकृत है, या त्वचा है। तो पीनियल क्या होती है भाई, सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी। क्या होती है, सबसे छोटी होती है। लैंगिक क्या होती है भाई, मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि है। यकृत क्या होती है, हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। त्वचा क्या होती है भाई, सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा अंग। क्या होता है, सबसे बड़ा अंग। अगला भाई, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है, तो जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, एल्डिस्टोरोन है, टेस्टिस्टोरोन है, एड्रिनल है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा भाई, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है। तो हमारे पास एल्डिस्टोरोन क्या होता है भाई, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। किसको, रक्तचाप नियंत्रित। क्या करता है, रक्तचाप नियंत्रण। कौन सा है, रक्तचाप नियंत्रण करता है। टेस्टिस्टोरेन कौन सा हमारे पास, सेक्सुअल हार्मोन है। कौन सा है, सेक्सुअल हार्मोन है। तो हमारे पास लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिनल। कौन सा होता है, एड्रिनल हमारे पास क्या भाई, लाइफ सेविंग हार्मोन है। गर्भवती महिला के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जो गर्भवती महिला होती है उनको प्रोटीन की जरूरत होती है। कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, 20 से 25 ग्राम पर केजी, 40 से 50 ग्राम पर केजी, 55 से 70 ग्राम पर केजी, 5 से 15 ग्राम पर केजी। तो इसका मतलब भाई, उसको क्या चाहिए, 1 किलो अगर उसका वजन है तो उसको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिएगा। तो इसका मतलब भाई, ग्राम पर केजी का मतलब क्या है,
उसका वजन कितना है, 1 किलो के लिए उसको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिएगा। तो गर्भवती महिला को 55 से 70 ग्राम पर केजी, कितने, 55 से 70 ग्राम पर केजी। अगर उसका वेट 1 केजी है तो उसको 55 से 70 ग्राम क्या चाहिएगा, प्रोटीन की जरूरत होगी। नेक्स्ट भाई, मांसपेशियां बनाने में सहायता करता है। तो मांसपेशियां बनाने के लिए कौन सहायता करता है, पानी करता है, लोहा करता है, प्रोटीन करता है या वसा करती है। तो मांसपेशियां बनाने के लिए हमारे पास जो सहायता करता है, हमारे पास कौन करता है, प्रोटीन। कौन करता है, प्रोटीन। कौन करता है, प्रोटीन सहायता करता है। कौन करता है, प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास भी माइटोकॉन्ड्रिया निर्भर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके ऊपर निर्भर करता है, एटीएस, एसटीपी, एटीपी या उपरोक्त सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा निर्भर करता है एटीपी के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है, एटीपी के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट भाई, मछली सांस लेती है। तो मछली किस चीज के द्वारा सांस लेती है, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े से, त्वचा से या उपरोक्त सभी। तो मछली सांस किसकी सहायता से लेती है, गलफड़े की सहायता से मछली क्या लेती है, सांस लेती है। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती उसे कहते हैं गैर संक्रामक रोग, अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग या उपरोक्त सभी। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं भाई, संक्रमण बोलते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण। जैसे कोरोना था, कोरोना क्या थी, एक संक्रमक बीमारी थी। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैली थी, तो कौन सी थी, संक्रामक बीमारी थी। कौन सी थी, संक्रामक बीमारी थी। अब क्वेश्चन आ गए हमारे कंप्यूटर के, पहले बेसिक कंप्यूटर चल रहा है, उसके बाद हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आपने जरूर लगा के देखना आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो इससे आपको अपनी तैयारी का ही पता चल जाएगा कितनी आपकी तैयारी है और कितनी और तैयारी करने की आपको जरूरत है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, क्या पूछा भाई, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था, यूनिवैक था, अर्पानेट था, करे था या उपरोक्त सभी। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था हमारे पास अर्पानेट। कौन सा था, अर्पानेट। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, मेल कहलाती है, स्पैम होती है, अथॉन्टिफिकेशन होती है या प्रोग्राम होता है। तो हमारे पास क्या कहलाता हो, अथॉन्टिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अथॉन्टिफिकेशन कहलाता है, यूजर की वैधता की पहचान करना कंप्यूटर के अंदर। चलते कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है। किसका भाई, कंप्यूटर चल रहा है उसके अंदर प्रोग्राम चल रहा है, उसका अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रेश, शटडाउन, क्रैश, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई प्रोग्राम या चलता हुआ कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्रैश। क्या बोलते हैं, क्रैश। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है यूपीएस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, उपरोक्त सभी। यूपीएस क्या होता है भाई, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आईपीवी, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, इनग्रेस प्रोटेक्शन में कितने, 6 के अंदर कितने बिट होते हैं, 64 होते हैं, 88 होते हैं, 128 होते हैं या 132 होते हैं। एक हमारे पास होता है IPv4। कौन सा होता है, IPv4। तो इसके अंदर कितने होते हैं, 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 32 बिट। तो 6 के अंदर कितने होते हैं, 6 के अंदर होते हैं 128।
कितने होते हैं? 128 बिट। किसी भी प्रोग्राम का चित्र रूपांतरण क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का चित्र रूपांतरण क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, सर्किट कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। किसी भी प्रोग्राम का चित्र रूपांतरण क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, सर्किट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। पैरेलल पोर्ट मुख्य रूप से किस डिवाइस में होता है? तो पूछा भाई जो पैरेलल पोर्ट होता है वो मुख्य रूप से किस डिवाइस के अंदर होता है? मदरबोर्ड के अंदर होता है, मॉनिटर के अंदर होता है, प्रिंटर के अंदर होता है या उपरोक्त सभी के अंदर होता है? तो पैरेलल पोर्ट हमारे किसके अंदर होता है? तो पैरेलल पोर्ट होता है हमारे पास भाई प्रिंटर के अंदर। किसके अंदर होता है? प्रिंटर के अंदर होता है। तो ये हमारा होता है प्रिंटर के अंदर। इसमें होता है प्रिंटर। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर किसके द्वारा? पूछा भाई गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर। यूनिबैक, क्रोम, फेसबुक, मेल। तो गूगल कंपनी के द्वारा जो वेब ब्राउजर बनाया गया था उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्रोम। इसका बहुत इस्तेमाल करते हो आप। यूएसबी का पूर्ण रूप, तो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कंप्यूटर में। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्स सीरियल बीट, यूनिवर्सल सीरियल बीट, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्किट बस। तो क्या होती है हमारे पास? ये होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर के अंदर जो पेंटियम शब्द होता है उसका किससे संबंध होता है? प्रोग्राम से, जंक फाइल से, माइक्रो प्रोसेसर से या इनमें से कोई नहीं। तो उसका संबंध किससे होता है? पेंटियम शब्द का अर्थ होता है माइक्रो प्रोसेसर से। किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर से। क्वेश्चन आ गए हमारे हरियाणा जीके के। किसके? हरियाणा जीके। पहला क्वेश्चन है हरियाणा की जिम्नास्टिक है, तो हरियाणा की जिम्नास्टिक कौन है? निर्मला गुलिया है, संध्या है, विनेश फोगाट है, ए व बी दोनों। तो विनेश फोगाट हमारे पास कौन है भाई? ये हमारे पास वर्तमान में जुलाना से विधायक है। क्या है? जुलाना से विधायक है, आईएनएस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनएस से। और ये क्या भाई? एक कुश्ती की प्लेयर है, शानदार कुश्ती की प्लेयर है। किसकी? कुश्ती, कुश्ती की प्लेयर है। इस बार जो ओलंपिक हुआ था थोड़ा वजन अधिक होने के कारण इनको क्या कर दिया था? फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। किसे? फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया था विनेश फोगाट को। बलाली गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था जो चरखी दादरी के अंदर है। हरियाणा के जिम्नास्टिक कौन है भाई? निर्मला गुलिया है और संध्या है, ए व बी दोनों। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की, तो हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की भाई? छोटू राम ने। छोटू राम ने किसकी की थी? जाट गजट की। किसकी की थी? जाट गजट समाचार की। जाट गजट समाचार कब? 1916 में। जन्म कब हुआ था छोटू राम का? 1885 में। और देहांत कब हुआ था? 1945 के अंदर। इनका क्या? रहबरे आजम के नाम से इनको क्या जाना जाता था। हरियाणा विशाल पार्टी की भगवत दयाल क्या थे भाई? हरियाणा के पहले सीएम थे। चौधरी बंसीलाल को क्या कहता है? भागीरथ राजा कहा जाता है। तो राव वीरेंद्र सिंह ने क्या की थी? हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1967 के अंदर। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह ही बने थे। हरियाणा पावर जनरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एचपीजीसीएल के हरियाणा पावर जनरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हेमंत सिंह है, संजीव कौशल है, अरविंद शर्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा पावर जनरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्यामलाल है। कौन है? श्यामलाल।
कौन है? श्यामलाल है। कौन है? श्यामलाल। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो है कौन? श्यामलाल है। 2025 में ये बने हैं। संस्कृत भाषा की पहली कृति अर्शरित किसने लिखी है? तो जो संस्कृत भाषा की पहली कृति अर्शरित है वो किसने लिखी है? तो ये हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन ने लिखी है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की है। तो ये किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। चंद्रप्रदाय ने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रप्रदाय ने लिखी है। हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि। तो हरियाणा बना उसमें उर्दू के प्रथम राज्य कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, अनूप चंद अहमद थे, अहमद पी के दास थे या हर्षवर्धन थे? तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, जिसको स्थानेश्वर भी बोलते हैं, थानेश्वर भी बोलते हैं। तो कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीट कौन सी हुई? थानेश्वर है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा सीट नहीं है। तो कौन सी उसके नाम से? थानेश्वर कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा सीट है। तो कौन थे भाई? वो थे हमारे अनूप चंद अहमद। उर्दू कवि कौन थे? अनूप चंद अहमद थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2019 इंडियन नेशनल रेसलिंग में स्वर्ण पदक विजेता तो किसने जीता था भाई? बजरंग पूनिया ने जीता था, विनेश फोगाट ने जीता था, रवि दहिया ने जीता था, सुशील कुमार ने जीता था। तो बजरंग पूनिया भी ओलंपिक के अंदर मेडल जीत चुके हैं, रवि दहिया भी जीत चुके हैं, सुशील कुमार भी जीत चुके हैं। तो ये किसने जीता था? ये जीता था विनेश फोगाट ने। किसने जीता था? विनेश फोगाट ने। साक्षी मलिक भी कुश्ती के अंदर है, ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। विष्णु मांझू को राज्य युवा पुरस्कार मिला है। तो हमारे पास क्या भाई? विष्णु मांझू है, उसको राज्य के अंदर युवा पुरस्कार मिला है। युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है उनको? वैज्ञानिक क्षेत्र में मिला है, सामाजिक क्षेत्र में मिला है, सिनेमा के क्षेत्र में मिला है या इनमें से कोई नहीं? तो विष्णु मांझू को जो राज्य युवा पुरस्कार मिला है वो सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए इनको मिला है। किसके अंदर है? सामाजिक क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए इनको राज्य का युवा पुरस्कार मिला है। दीपचंद बहमन हरियाणा के कलाकार थे। कौन भाई? जो दीपचंद बहमन थे वो हरियाणा के कैसे कलाकार थे? गायक थे, सांगी थे, निर्देशक थे या उपरोक्त सभी? तो दीपचंद बहमन हरियाणा के कलाकार कैसे थे भाई? सांगी। कैसे थे? सांगी थे। जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो हरियाणा जीके के, इनकी भी हमने अपने एंड रिटन नोट्स हमारे पास इनके भी क्या है? एंड रिटन नोट्स, खुद के लिखे हुए क्वेश्चन हमारे सारे के सारे जो आप पढ़ रहे हो हमारे साथ। तो हमने किताब बना रखी है अपनी, टेक्निकल की भी किताब है, मैथ के क्वेश्चन भी है, साइंस के क्वेश्चन भी है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है, हरियाणा जीके की भी है, इंडियन पॉलिटी के भी है, इंडियन हिस्ट्री के भी है। सारे क्वेश्चन अपने खुद के लिखे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो तिलक समाचार पत्र जो उर्दू था, किसमें लिखा था भाई? तिलक समाचार पत्र किसमें आता था? उर्दू में। किसने लिखा था? नेकीराम शर्मा ने, श्री राम शर्मा ने, छोटू राम ने, इनमें से कोई नहीं। तो नेकीराम शर्मा ने कौन सा लिखा था? संदेश। कौन सा लिखा था? संदेश लिखा था। और कब? 1922-23 में। कब? 1922-23 में। 1896 में इनका जन्म हुआ था, शायद 98 में हुआ था, पता नहीं 86 में हुआ। तो श्री राम शर्मा ने कौन सा भाई तिलक समाचार पत्र लिखा था? छोटू राम ने जाट गजट लिखा था। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्श का रचना है। तो किसकी भी? रत्नावली नागानंद और प्रियदर्श का रचना किसकी है? बाणभट्ट की। बाणभट्ट की कौन सी? अर्शरित है। तो हर्षवर्धन के ऊपर इसने ये लिखी थी। कौन सी? अर्शरित। तो ये किसकी भी? ये है हर्षवर्धन की। किसकी? हर्षवर्धन की।
चंद्रप्रदाय की कौन सी हमने पढ़ी थी? पृथ्वीराज रासो। किसकी? पृथ्वीराज रासो। तो दरबारी कवि थे ये पृथ्वीराज चौहान के। सूरदास की कौन सी हुई? सूर सागर। कौन सी है? सूर सागर। और सी गांव में इनका जन्म हुआ था, फरीदाबाद में। कहां पे? सी गांव में। या गया भाई नेक्स्ट ही पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। हरियाणा की सबसे बड़ी आदर भूमि है? असोलावट्टी, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, बिंदावास, सिलसिला। तो कौन सी है भाई सबसे बड़ी आदर भूमि? कौन सी है तुम्हारे पास? है असोलावट्टी। कौन सी है? असोलावट्टी सबसे क्या भाई आदर भूमि है, वेटलैंड। सूरज कुंड मेला किस वर्ष शुरू हुआ? कौन सा भाई? सूरज कुंड मेला किस वर्ष शुरू हुआ? 1987, 1989, 1995 या 2026? तो कब शुरू हुआ था? 1987 के अंदर। कहां लगता है? फरीदाबाद के अंदर। कहां लगता है? फरीदाबाद में लगता है। कब लगता है? फरीदाबाद में लगता है। जनवरी और फरवरी महीने के लगता है। अब की बार 2026 में कौन सा लगा है? 39वां। कौन सा लगा है? 39वां। और कब? 31 जनवरी, 31 जनवरी से 15 फरवरी, 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 को ये लगा है। आगे भी इंडिया जीके के क्वेश्चन है। कैप्टन विलियम ओकिस जहांगीर के दरबार में आया था। कौन है? कैप्टन विलियम्स ओकिस जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में, 1600 में, 1608 में, 1626 में। तो ये कब आया था? ये आया था 1608 में। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1608, 1615, 1626। तो यहाँ पे कंपनी का अधिकार बढ़ाया गया था। क्या किया गया था? इन तारीखों को कंपनी का अधिकार बढ़ाया गया था। क्या किया गया था? 1608, 1615 और 1626 में कंपनी का आधार बढ़ाया गया था। किसने अधिकार बढ़ाया गया था? किसने? जेम्स फर्स्ट ने। किसने? जेम्स फर्स्ट ने। किसने बढ़ाया था? जेम्स फर्स्ट ने। और 1615 के अंदर सर टॉमस रो आए थे। कौन आए थे? सर टॉमस रो। भारत के अंदर कौन आए थे? सर टॉमस रो 1615 को भारत में आए थे। इंपॉर्टेंट भाई, काफी बार पेपरों में पूछा जा चुका। बहुत बुरा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1764, 1757, 1765, 1772। चारों ही डेट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या भी? चारों ही डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका? बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था भाई? अंग्रेजों की तरफ से थे एक्टर मुनरो, और भारत की तरफ से तीन थे, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम। सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, ये तीन लड़ रहे थे। लेकिन जीत किसकी हुई थी? एक्टर मुनरो की हुई थी। और 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसका लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 1765 में कंपनी का रूल हो गया था पूर्ण रूप से स्थापित। और 1765 से 1772 तक बंगाल का द्वैध शासन। क्या लगा था भाई? बंगाल का द्वैध शासन। क्या लगा था? बंगाल का द्वैध शासन लगा था। और किसने लगाया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और किसकी जीत हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। 1772 में बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? द्वैध शासन का क्या किया था? अंत किया था। और 1765 से 1772 को भारत की लूट बोला जाता है या बंगाल की लूट बोला जाता है। इसमें बहुत सारा धन अंग्रेज लूट के ले गए थे। तो बंगाल के द्वैध शासन को क्या कहा जाता है? भारत की लूट कहा जाता है। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने।
रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर कासिम ने या उपरोक्त सभी ने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो द्वैध शासन क्या किया था, लगाया था। उसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने उसको क्या किया था भाई? समाप्त किया था। और कब किया था? तो 1772 के अंदर उसको क्या किया था? समाप्त किया था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? कौन सी भाई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के है, रावी के है, गग्गर के है या सरस्वती के है? तुम्हारे पास जो हड़प्पा सभ्यता वो किसके भाई? रावी के है। किसके है? रावी के। तो गग्गर की कौन सी है? गग्गर हरियाणा से होकर जाती है, तो गग्गर की कौन सी भाई? पीलीबंगा। और पीलीबंगा कहाँ पे है? पंजाब में, उसमें राजस्थान में पीलीबंगा। सरस्वती के कौन सी भाई? राखी गढ़ी है। कौन सी है? राखी गढ़ी। तो रावी नदी के किनारे ये बसी हुई कौन है? हड़प्पा सभ्यता। मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला कहा जाता है, रोपड़ को कहा जाता है, चहुदड़ों को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो मृतकों का टीला बोला जाता है वो किसको बोला जाता है भाई? मोहनजोदड़ो को। किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। दल चालीसा और एकता प्रथा चलाई। तो दल चालीसा और एकता प्रथा चलाई भाई। तो क्या भाई जब भी युद्ध जीत के आते थे तो उसमें कोई अच्छी भूमिका निभाता था तो इसको एकता दिया जाता था। छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया जाता तो उसको क्या बोला जाता था? एकता बोला जाता था। रजिया सुल्तान ने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने की थी, गयासुद्दीन ने की थी या बलबन ने की थी? तो किसने की थी भाई? तो उसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। रजिया क्या थी भाई? पहली महिला मुस्लिम शासक थी। क्या थी? पहली महिला मुस्लिम शासक थी। और 1236 से 1240 तक क्या रही थी? शासिका रही थी। कैथल के अंदर क्या हुआ था इसका? कैथल के अंदर इसको मौत के घाट उतार दिया गया था इसके भाई के द्वारा। बलबन ने क्या किया था भाई? रक्त एंड लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, इब्राहिम लोदी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो पहला सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और इब्राहिम लोदी क्या था भाई? अंतिम। कौन था? अंतिम था, अंतिम सुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये था भाई हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप बच्चों ने ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो भी आप हमें सुजेशन दे सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको क्या कर सकें, आपकी या हमारी जो कमी रहेगी उसको क्या कर सकें, दूर कर सकें। और अगर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।